BMW और मर्सिडीज़ के दरमियान में एक मुकाबला होता है। वो ये कि BMW की गाड़ियाँ जानी जाती हैं ड्राइवर के कंफर्ट के लिए, ड्राइवर के उस ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, जबकि मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ जानी जाती हैं रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट को मद्देनज़र रखने के लिए और साथ ही उनके ड्राइव एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए। इस गाड़ी की इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि इन्होंने मर्सिडीज़ की गाड़ियों से ली है, क्योंकि जो रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट का यहाँ पर ख्याल रखा गया है वो नेक्स्ट लेवल का है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक और गाड़ी लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल के ऊपर आपके लिए हर रोज़ एक नई गाड़ी लेकर आता रहता हूँ। आज जो गाड़ी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर वो है होंडा लवर्स के लिए। तो अगर आप एक होंडा लवर हैं, आप लेना चाहते हैं फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल, स्मॉल साइज़ की व्हीकल और आपका बजट भी थोड़ा सा लो है, क्योंकि आज आपको मैं दिखाने लगा हूँ ये होंडा एन वैगन 2023 मॉडल। और ये एन वैगन कस्टम है जिसके अंदर आपको इतने ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं कि वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे ऐसे सरप्राइज़ मिलेंगे कि आपका फ़ौरन इस गाड़ी को ख़रीदने का दिल करेगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को आप स्किप करते हैं। कई जगह पर आप जहाँ पर आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं होती आप उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन उसी दौरान आप प्राइस को भी स्किप कर देते हैं और फिर आप कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि प्राइस वीडियो में नहीं बताई हुई। लेकिन एक्चुअल में मैं अपनी हर वीडियो में प्राइस बताता हूँ। गाड़ी की प्राइस सबसे पहले बताई जाती है। इसकी प्राइस की अगर बात करें तो इसकी आस्किंग प्राइस यहाँ लिखी है 4.2 मिलियन। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि और भी इस गाड़ी के जो फीचर्स मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में उनमें से कोई भी चीज़ आप मिस ना करें और पूरे तरीके से आपको गाड़ी दिखा सकूं मैं। सबसे पहले तो स्टार्ट लेते हैं इस गाड़ी की चाबी से। सो एक बहुत ही क्यूट, बहुत ही ज़बरदस्त और टाइनी सी की हमारे पास आती है, जो कि इस तरह से एक रिमोट की फॉब है। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत मज़े की है और ये काफ़ी स्लिम है। एक तरफ आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है और 1 लिखा हुआ यहाँ पर आपको नज़र आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये N1 है। इसके अलावा दूसरी तरफ लॉक अनलॉक का बटन आपको मिल जाता है और ये एक की चेन के तौर पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इसकी की को यूज़ करना है तो इस बटन को आप प्रेस करें और यहाँ से इसकी ये मैनुअल चाबी बाहर आ जाती है। सो गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से और इसको मैं इसकी लाइट्स को ऑन करता हूँ। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास स्मार्ट एंट्री सिस्टम है और रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। नॉर्मली 660 सीसी गाड़ियों के अंदर स्मार्ट एंट्री सिस्टम तो होता है, लेकिन मिरर्स रिट्रैक्टेबल नहीं होते। यानी कि गाड़ी को जब आप लॉक करते हैं तो मिरर्स फोल्ड नहीं होते और अनलॉक करने पर अनफोल्ड नहीं होते। लेकिन यहाँ पर अगर मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ तो आप ये देखें, इसके मिरर्स फोल्ड हो जाएंगे और जब मैं अनलॉक करता हूँ तो इसके मिरर्स अनफोल्ड हो जाएंगे। तो प्रॉपर इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स आते हैं। अच्छा, आप गाड़ी के अंदर आएंगे तो इंटीरियर इस गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है। और फीचर्स के बारे में तो अभी मैं बात करता ही हूँ। जब इंटीरियर की आप ड्राइवर के प्रोस्पेक्टिव से लुक देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा और ये है इस गाड़ी का स्टार्टअप। तो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। इसमें आपको वाव मीटर मिलता है रेव काउंटर के साथ, जो कि नॉर्मली आपको बड़ी व्हीकल्स के अंदर मिलता है। सो गाइस, लाइट्स को हम करते हैं ऑन और इसकी हाई बीम को भी मैं ऑन कर लेता हूं और साथ ही इसकी हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। और अब हम आते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ। सबसे पहली चीज़ तो इस गाड़ी की शेप की बात करते हैं। हाइटेड व्हीकल है, सो टॉल बॉय टाइप की व्हीकल है। अगर आपका कद ज़्यादा लंबा है तो ये आपके लिए एक परफेक्ट सूटेबल व्हीकल है। इसको आप चलाते हुए बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। एक्सटीरियर लुक्स की बात करते चलें तो फ्रंट साइड पर आपको ये क्रिस्टल लाइट्स तो ऑफ़र करती ही है, लेकिन उनके अंदर आपको मिलती हैं कंप्लीट LED लाइट्स। ये बहुत ही एफिशिएंट किस्म की लाइट्स होती हैं, जिनकी एक तो रात के टाइम विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है और एनर्जी कंजम्पशन के मामले में ये लाइट्स बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं, जिसकी वजह से इंजन पर कम से कम लोड पड़ता है और आपकी गाड़ी बेहतर फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड करती है। ऊपर DRLs हैं, ये इसके मेन लैंप्स आ जाते हैं और उसके ऊपर आपको इंडिकेटर मिलता है। अब आपको मैं मज़े की बात बताऊं तो इंडिकेटर अगर आप रनिंग स्टाइल के अंदर देखें तो वो आता है जापानीज़ गाड़ियों में लक्सस LX 570 के अंदर। लैंड क्रूज़र तक के अंदर आपको रनिंग स्टाइल में इंडिकेटर नहीं मिलता। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो न सिर्फ LED इंडिकेटर है बल्कि सीक्वेंशियल इफ़ेक्ट उसके अंदर आपको मिलता है, जो कि लुक वाइज भी बहुत प्यारा लगता है। और नॉर्मली इस तरह का इफ़ेक्ट
1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ियों के अंदर आपको मिलता है सीक्वेंशियल इफ़ेक्ट्स जो ये आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा थोड़ा सा मज़ीद अगर नीचे आएंगे तो इसके बम्पर के ऊपर फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड हैं और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको फ्रंट साइड पर पार्किंग सेंसर भी ऑफ़र करती है। उसके अलावा फ्रंट से आप इसकी लुक्स देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और इसके साथ साथ अगर आप गाड़ी की साइड लुक्स की तरफ देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ है इस गाड़ी का रिम। 14 इंचेस के लाइट वेट अलॉय रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगे, जिनकी लुक्स आप देख सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा टायर गंदा हुआ है, बट लुक वाइज ये काफ़ी खूबसूरत है। 2 टोन कॉम्बिनेशन है और जो टायर है ये योकोहामा का ब्लू अर्थ इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है, जो कि तकरीबन ब्रांड न्यू कंडीशन में है। और वीडियो में आगे चलकर हम इसके माइलेज भी देखेंगे कि इस गाड़ी को अभी तक कितना चलाया हुआ है। साइड मिरर्स आपको मैं बता चुका हूँ, ये रिट्रैक्टेबल हैं, बॉडी कलर्ड हैं और इनके ऊपर आपको LED टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है। डोर लैचेस हमारे पास क्रोम फिनिश में आ जाते हैं स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ। और इसके साथ साथ अगर आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल वाइड एंगल में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्लैट साइड प्रोफाइल है। बहुत ज़्यादा करैक्टर लाइंस इस गाड़ी के ऊपर आपको नहीं मिलती, तो साइड लुक्स इस गाड़ी की काफ़ी सिंपल हैं और काइंड ऑफ बॉक्सी हैं। लेकिन करैक्टर लाइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पिलर से एक हल्की सी लाइन आती है और फेंडर पर फेड आउट हो जाती है और इसकी व्हील आर्च के ऊपर आपको हल्की सी करैक्टर लाइन मिलती है। बाकी इसके दरवाज़ों के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है सिवाय वेस्ट लाइन के, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की आपको नज़र आएगी। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको साइड स्कर्ट्स भी प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं और यहाँ पर रेन वॉइसेस भी प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। उसके अलावा बैक साइड पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत जाइगेंटिक किस्म का स्पॉयलर मिलता है, जिसकी लुक्स काफ़ी एरोडाइनमिक हैं। इससे गाड़ी की लुक्स और ज़्यादा स्पोर्टियर नज़र आती हैं। इसके ऊपर LED हाई माउंटेड ब्रेक लाइट है, बार लाइट, शार्क फिन एंटीना आपको बॉडी कलर्ड में मिल जाएगा। और उसके अलावा बैक साइड पर आपके पास एन वैगन की ब्रांडिंग है, यहाँ पर कस्टम की ब्रांडिंग है। कस्टम बेसिकली इसका एन वैगन का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है और इसके अंदर आपको तमाम फीचर्स मिलते हैं जो कि आप अपनी गाड़ी के अंदर ऐड करवा सकते हैं। वो आपको इंटीरियर में चलकर पता चल जाएगा कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। उसके अलावा ये गाड़ी टर्बोचार्ज इंजन के साथ होती है, जो कि नॉर्मल एन वैगन से हॉर्स पावर्स के और टॉर्क के मामले में भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इस तरह की गाड़ियाँ भागने में भी उन गाड़ियों से थोड़ी सी फास्ट होती हैं। उसके अलावा जी रियर व्यू कैमरा हमारे पास मौजूद है और डायनामिक गाइडलाइंस के साथ मौजूद है, जो कि मैं आपको इंटीरियर में चलकर दिखाऊंगा। अच्छा, एक और चीज़ कि ये गाड़ी न सिर्फ फ्रंट साइड पर बल्कि यहाँ बैक साइड पर भी आपको प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, तो इसको पार्क करते हुए आपको बिल्कुल भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, बूट स्पेस अभी आपको बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रही होगी, आपको लगता होगा कि इसमें तो बहुत ही छोटा सा बूट है और ऑब्वियसली अभी बिल्कुल ऐसा ही है कि इसमें बूट स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली इस तरह की गाड़ियों के लिए इतनी बूट स्पेस भी काफ़ी है, क्योंकि ये गाड़ियाँ ज़्यादातर शहर के अंदर छोटे डिस्टेंस के ऊपर ट्रैवल करने के लिए बनी हुई होती हैं, जिसके ऊपर आप जिस सफ़र में आपको बहुत ज़्यादा बूट स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपके पास इतना ज़्यादा लगेज नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं और आपको अचानक से जाना पड़ गया इस गाड़ी के ऊपर लंबे सफ़र में और आपने बूट स्पेस को बढ़ाना है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीरियर के अंदर आप आएंगे, यहाँ नीचे सीट के नीचे आपको एक लैच दिया हुआ है, जिसको आप पुल करते हुए इस पूरे बेंच को आगे मूव कर लेंगे और अब आपके पास जो बूट स्पेस है ये तकरीबन डबल हो चुकी है। तो अगर मैं इसको कवर को हटाकर आपको इसकी बूट स्पेस दिखाऊं तो जितनी पहले थी तकरीबन उतनी ही बूट स्पेस इसकी मज़ीद हो चुकी है। तो अब आपके पास अच्छा और डिसेंट साइज़ है बूट का, तो आप काफ़ी सामान रख सकते हैं। लेकिन अगर ये स्पेस भी काफ़ी नहीं है, आपने कोई बड़ा लगेज रखना है, इसको आपने एज अ कार्गो व्हीकल के तौर पर यूज़ करना, तो फिर क्या होगा? उसके लिए होंडा वालों ने आपको एक और हल दिया है और वो ये है कि इसकी सीट्स इस तरह से फ़ोल्ड हो जाती हैं और इनको आप फ़ोल्ड करके अब आप इस पूरी की पूरी बूट स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको इस सोफ़े को मूव करके दिखाया था, जो कि दरवाज़ा खोल के मैंने वहाँ आगे से किया था, सो वहाँ से भी होता है। लेकिन अगर आपने डिग्गी में से मूव करना है तो ये लैच आपके पास दिया हुआ है, आप जस्ट इसको इस तरीके से खींच के इस पूरे बेंच को आगे पीछे मूव कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। तो इसे हम यहाँ पर वापस रखते हैं, सीट्स को वापस ऊपर मूव कर लेते हैं। अच्छा, जैपनीज़ गाड़ियों के अंदर छोटी छोटी चीज़ों में अटेंशन टू डिटेल डाली जाती है और ऐसा नहीं है कि वो आपको फैंसी फ्रिल्स दे दी गई हों या
ऐसे फीचर्स दे दिए गए हों जिनका कोई भी मकसद नहीं है, कोई भी तुक नहीं है, ऐसा नहीं होता। जापानी लोग अपनी गाड़ी में जब भी कोई फ़ीचर देते हैं, जब भी कोई इस तरह की चीज़ देते हैं, वो प्रॉपर प्रैक्टिकल चीज़ देते हैं और आपके यूज़ करने के लिए वो चीज़ परफेक्ट होती है। अब जैसा कि इस गाड़ी की सीट के पीछे आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक हुक मिलती है यहाँ पर, जिसके ऊपर 3 केजी मैक्स वेट लिखा हुआ है। नॉर्मली आप जब ग्रॉसरी करते हैं और आपने कोई भी शॉपर वगैरह है आपके पास, तो बजाय इसके कि आप उसको डिग्गी में यहाँ पर छोड़ दें और जब गाड़ी चलेगी तो वो इधर उधर रोल होता रहे, आप यहाँ पर इसके साथ लटका दें तो वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा और गाड़ी की डिग्गी भी गंदी नहीं होगी, यहाँ पर मैसी भी नहीं होगा काम। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत यूज़फुल हैं, आपकी ज़िंदगी आसान करने वाली हैं। इसी वजह से जो लोग जापानीज़ गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, चलाते हैं, उसके बाद उनको कभी भी पाकिस्तानी गाड़ियों का मज़ा नहीं आता। सो डिग्गी को हम क्लोज़ करते हैं क्योंकि असल चस्के और असल शशके जो हैं वो इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर हैं और वहाँ चल के आपको पता चलेगा कि असल में जापानीज़ गाड़ी बेशक 660 सीसी ही हो लेकिन उसके असल मज़े होते क्या हैं। तो आ जाएँ अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का खूबसूरत सा इंटीरियर। अब पहली नज़र में तो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बिल्कुल सिंपल सा इंटीरियर है, ब्लैक थीम है सारे के सारे इंटीरियर की, तो इसमें ऐसा ख़ास क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी ज़रा सीट्स चेक करिए। यहाँ पर आपके पास इंतहाई प्रीमियम लेदर के अंदर सीट्स हैं और सीट्स के साथ आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, वो ये कि इस गाड़ी की सीट्स एक तो लेदर वाली हैं, दूसरी इसकी सीट्स पार्टीशन लेस सीट्स हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी पार्टीशन आपको नहीं मिलती, उसकी वजह कि नॉर्मली पार्टीशन इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पर हैंड ब्रेक होती है जो कि गाड़ी की पार्किंग ब्रेक होती है मैनुअल वाली, बट इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिलती है जिसकी पोजीशन यहाँ डैशबोर्ड पर लोकेटेड है। तो एक और आसानी हो गई आपके लिए। अब सीट आपके लिए कंप्लीट, सोफ़ा सीट आपको मिल गई, खुले होकर इसमें सफ़र करें। उसके साथ साथ ये लीजिए जी, आपके पास आर्म रेस्ट भी मौजूद है और अगर आपके माइंड में सेफ्टी कंसर्न्स हैं और आपको लगता है कि गाड़ी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट में कितनी सेफ़ है, तो घबराइए नहीं। इस गाड़ी के अंदर आपको 8 एयर बैग्स मिलते हैं जिसमें से 2 इसकी सीट्स पर भी शामिल हैं, तो उस लिहाज से ये नेक्स्ट लेवल वाली सेफ्टी आपको प्रोवाइड करती है। अच्छा जी, ये तो हो गई इसकी सीट्स की बात। अब सीट्स को तो आप आगे पीछे मैन्युअली मूव करेंगे, लेकिन हम आते हैं असल फीचर्स की तरफ। स्टीयरिंग व्हील, सबसे पहला तो ये कि 660 सीसी गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा कि स्टीयरिंग व्हील में कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर आपको न सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है, आप इसके स्टीयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बल्कि टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट भी है। तो आगे पीछे भी है, ऊपर नीचे भी है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको एडजस्ट करें और गाड़ी को चलाएं। उसके अलावा यहाँ आप बटन्स देख रहे होंगे तो ये इसके हैं जी क्रूज़ कंट्रोल के, और इसमें बेसिक क्रूज़ नहीं है, एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आता है जो कि ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी करता है, ब्रेकिंग भी करता है, अगली गाड़ी के डिस्टेंस को मेंटेन भी करता है, प्लस लेन असिस्ट मौजूद है। इसका स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेट करके आपको बताता है कि गाड़ी लेन से आउट हो रही है, तो आप इसको अपनी लेन में ले आइए, ये ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। उसके अलावा स्टीयरिंग के ऊपर भी SRS एयरबैग मिल जाएगा। और अगर बात करते चलें इसकी शेप की, तो ये काफ़ी खूबसूरत है, दिखने में काफ़ी मॉडर्न स्टीयरिंग व्हील है और मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के मटीरियल्स यूज़ किए हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये बड़ी ही किसी खूबसूरत स्पोर्ट्स कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। हालांकि ये 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी है, बट उसके बावजूद आपको रेव काउंटर दिया जाता है, और क्योंकि ये टर्बोचार्ज इंजन है तो आप देखेंगे कि 8000 RPM तक इसको रेव कर सकते हैं आप। नॉर्मली 6 से 7000 या 5 से 6000 तक जाता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास स्पीड मीटर आ जाता है, 140 किलोमीटर तक आप इसको भगा सकते हैं। इसके साथ साथ फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर है जो कि डिजिटल फॉर्म के अंदर है, और ये आपके पास आ जाता है इसका MI डिस्प्ले। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग व्हील के बिल्कुल राइट साइड पर देखेंगे तो आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं, जिसमें ऊपर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। अब गाड़ी अगर ऑफ होगी तो ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वाइट कलर के अंदर ग्लो करेगा। अभी ये नहीं कर रहा ग्लो, बट जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे, आप गाड़ी के अंदर आकर बैठेंगे तो इसमें वाइट कलर की लाइट आपको ग्लो करती हुई नज़र आएगी। बट जैसे ही आप इसको स्टार्ट कर लेंगे तो फिर ये रेड हो जाएगा। उसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाएगा, पार्किंग सेंसर्स हैं, लेन कीप असिस्ट है, लेन असिस्ट भी है, लेन कीप असिस्ट भी है। उसके अलावा एंटी कोलिजन सिस्टम है, यहाँ पर आपके पास हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट आ जाती है।
और इन सारे फीचर्स के साथ साथ ये गाड़ी आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर करती है। तो अगर आपने टेम्परेचर एडजस्ट करना है गाड़ी के अंदर तो कोई एक्स्ट्रा बटन्स प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऑटो को प्रेस कर दें और गाड़ी बाहर का टेम्परेचर डिटेक्ट करते हुए अंदर कैबिन का टेम्परेचर और फ़ैन की स्पीड खुद ही एडजस्ट कर लेगी। ये बहुत कूल चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ठंडे इलाके में गाड़ी को चला रहे हैं, ज़्यादा सर्दी है आपके इलाके में, तो आपके पास हीटेड सीट्स का ऑप्शन भी मौजूद है। ना सिर्फ लेदर सीट्स हैं बल्कि हीटेड सीट्स हैं और फ्रंट पर ड्राइवर प्लस पैसेंजर दोनों के लिए ये ऑप्शन मौजूद है। और हीटिंग के लिए भी 2 लेवल्स हैं, आप अगर लो हीटिंग पर रखना चाहें या हाई हीटिंग पर रखना चाहें, और अकॉर्डिंग टू आपके वेदर जहाँ पर आप रह रहे हैं उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी ये जो क्लाइमेट कंट्रोल है, इसके अंदर आपको एयर प्योरीफायर का ऑप्शन भी मिलता है, जिसका निशान आपको यहाँ नीचे बना हुआ नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, हैज़र्ड लाइट स्विच आपके पास यहाँ पर आ जाता है। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक ऑफ़र करती है, जो कि यहाँ पर आपके पास आ जाती है डैशबोर्ड के ऊपर। सो ये रही इसकी इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक, और इसके अंदर आपको ब्रेक होल्ड का फ़ीचर भी मिलता है, जो कि ये ऊपर एक बटन मौजूद है ब्रेक होल्ड के लिए, और इकॉन का बटन भी आपके पास मौजूद है। हालांकि 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियाँ वैसे ही फ्यूल एफिशिएंट होती हैं, लेकिन मज़ीद अगर आप इसको फ्यूल बचाना चाहते हैं तो आपके पास इकॉन का बटन भी मौजूद है। उसके अलावा सबसे मेन चीज़, आपके पास CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जिसमें हमारे पास R, N, D और S का ऑप्शन आ जाता है। सो इसे हम पार्क पर शिफ्ट कर देते हैं। उसके अलावा जी, ये वाला इसका पैनल बड़ा ही प्रीमियम लुकिंग है। अगर आप देखें तो ये ग्लॉसी फिनिश के अंदर यूज़ हुआ है, जो कि काफ़ी प्रीमियम नज़र आ रहा है और काफ़ी मज़ेदार नज़र आता है। उसके अलावा यहाँ पर 2 एयर वेंट्स हैं। अभी करंटली इस गाड़ी का AC चल रहा है, आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर बिल्कुल लो पर सेट है, और साथ ही AC इसका ऑन है। यहाँ से आप देख सकते हैं, AC को हम ऑन कर लेते हैं और कूलिंग इसकी शानदार और ज़बरदस्त किस्म की है। और जी, यहाँ पर आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसमें आप वॉलेट कोई भी अपना सामान रख सकते हैं, और ये अच्छी खासी प्रैक्टिकल स्पेस है। नीचे आपके पास मेन ग्लव बॉक्स आ जाता है, जिसका साइज़ बिल्कुल नॉर्मल 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों जितना है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक हिडन कप होल्डर है, तो आपने कप होल्डर अगर यहाँ पर यूज़ करना है वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो ग्लास है, जो कप है, वो अगर स्क्वायर शेप में है तो इसका आप यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो ये सर्कुलर शेप नीचे फोल्ड हो जाएगी और स्क्वायर शेप बन जाएगी। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि जापानीज़ लोग अपनी गाड़ियों के अंदर छोटी छोटी चीज़ों में प्रैक्टिकल बनाने के लिए अटेंशन टू डिटेल यूज़ करते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना देती हैं। यहाँ पर 2 USB पोर्ट्स हैं, और ये वाली जो 2 हैं ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं। तो आप देख सकते हैं बैटरी का निशान है, जिसका मतलब है कि ये 2 चार्जिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, और ये आपकी मीडिया के लिए USB यूज़ होगी। उसके अलावा नीचे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसमें भी आप अपना कोई भी सामान, वॉलेट, मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं। और यहाँ पर 12 वोल्ट का 180 वाट्स का पावर आउटलेट मौजूद है, जिसमें जो कि कन्वेंशनल है, इसमें आप कोई भी पावर आउटलेट के लिए चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। इन सारे फीचर्स के साथ साथ इसका जो कैबिन मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग के साथ है, और इसके ऊपर वाले पोर्शन पर आपको रियर पैसेंजर के सीट बेल्ट वार्निंग साइंस भी शो होते हैं। और इसके साथ साथ मिरर्स आपको यहाँ पर बिल्कुल दिए गए हैं, वैनिटी मिरर्स, और दूसरी साइड पर भी आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन दिया गया है। और ड्राइवर साइड के ऊपर तो आपको इसमें जो है ये कार्ड होल्डर भी मिल जाता है। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये आपको कार्ड होल्डर भी इसमें दिया गया है, और यहाँ ऊपर आपके पास LED लाइट मौजूद है। इसके साथ साथ BMW और मर्सिडीज़ के दरमियान में एक मुकाबला होता है, वो ये कि BMW की गाड़ियाँ जानी जाती हैं ड्राइवर के कंफर्ट के लिए, ड्राइवर के उस ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, जबकि मर्सिडीज़ की गाड़ियां जानी जाती हैं रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट को मद्देनज़र रखने के लिए और साथ ही उनके ड्राइव एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए। इस गाड़ी की इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि इन्होंने मर्सिडीज़ की गाड़ियों से ली है, क्योंकि जो रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट का यहाँ पर ख्याल रखा गया है वो नेक्स्ट लेवल का है। वो इस तरह से कि अगर आप देखें, ये नॉर्मल सिटिंग पोजीशन है जिस पर मैं इस वक्त बैठा हूँ, लेकिन अगर बैक साइड पर कोई बुज़ुर्ग बंदा आकर बैठता है और वो हाइटेड भी है, थोड़ा सा हेल्दी है, तो फिर लेग स्पेस का भी मसला हो सकता है और ज़ाहिर है वो तंग होगा। तो उस केस में उनके लिए यहाँ पर एक लैच है, जिसको आप अगर पुल करेंगे तो इसका पूरा का पूरा बेंच यहाँ पीछे मूव हो जाएगा और आपके पास इतनी ज़्यादा लेग स्पेस बन जाएगी कि आप कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रुकिए, ये चीज़ काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास और आप चाहते हैं कि इसका ये जो एंगल है, इंक्लाइनिंग एंगल है, इससे भी आप मुतमईन नहीं हैं,
तो आप यहाँ पर दिए हुए एक लैच को पुल करें और इसकी सीट्स जो हैं ये इस तरह से बैक साइड पर डिक्लाइन हो जाएंगी और आप सुपर कम्फी होकर बिल्कुल वो वाला एक्सपीरियंस कि आप मर्सिडीज़ की किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो वाला एक्सपीरियंस आप एक 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी से और सस्ती तरीन गाड़ी से हासिल कर सकते हैं। हेड स्पेस का तो मेरे ख्याल से मुझे बताने का कोई मसला है ही नहीं, क्योंकि ये ठीक ठाक हाइटेड गाड़ी है। तो बैक साइड पर आपको एक ऐसा लगता है कि आप अपना एक मिनी रूम लेकर रोड के ऊपर चल रहे हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल सोफ़े मौजूद हैं, आप उनको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, अपनी सिटिंग पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉकेट्स मौजूद हैं, फ्लैट फ्लोर है, 3 बंदे बैठना चाहें वो भी बैठ सकते हैं। तो बेहतरीन किस्म की और कंफर्टेबल किस्म की गाड़ी है। सो गाइज़, ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर और कंप्लीट इंटीरियर। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जितने भी फीचर्स आपको मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं, बताए हैं, आप लोगों को इनमें से कौन सा फ़ीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया और अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदेंगे तो किस फ़ीचर की वजह से ख़रीदेंगे। आइए ज़रा आप इंजन पे पर भी नज़र डाल देते हैं और फिर वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं। सो जनाब, सारी चीज़ें देखने के बाद फ़ाइनल जो प्रोडक्ट बचता है वो है इंजन बे। और किसी गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू हो और उसमें आपको इंजन बे ना दिखाया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ये रहा जी आपके सामने इंजन बे। इंजन बे इसका अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक पैक्ड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलेगी। उसकी एक वजह तो ये भी है कि जो एन वैगन का इसको बाय डिज़ाइन इस तरीके से बनाया जाता है कि इसके इंजन बे के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती, बमुश्किल इसका इंजन इस स्पेस के अंदर फिट होता है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस जैसे कि सुजुकी ऑल्टो में या मीरा में या बाकी जापानीज़ गाड़ियों में आपको नज़र आती है, इसमें उस तरह का सीन नहीं होता। बड़ा पैक करके एक बर्गर टाइप बनाकर इधर उधर से पैक करके आपको इंजन बेस का दिया जाता है। बाकी हमारे पास बैटरी है, सारी की सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। और ये आपके सामने इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन होता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर मैं फ्यूल एवरेज की बात करूं तो ये गाड़ी आपको आराम सुकून से बग़ैर किसी मुशक्क़त के तकरीबन 22 से लेकर 25 किलोमीटर्स टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। और अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद प्यार से चलाएंगे, आप इसको 80 की स्पीड पर चलाएंगे तो फिर मुमकिन है कि ये गाड़ी आपको 27 की एवरेज भी प्रोवाइड कर सकती है। सो ये था आज का रिव्यू होंडा एन वैगन कस्टम का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद हो, इसको ख़रीदना चाहें, तो ये यहाँ रावलपिंडी में सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स पर मौजूद है। स्क्रीन पर सैगल मोटर्स के नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड या यहाँ मौजूद जितनी भी मज़ीद गाड़ियाँ हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। और वीडियो को क्लोज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स की रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2 ब्रांचेज़ हैं। अब ये 4 हो गई हैं, लेकिन एक्चुअली 2 ब्रांचेज़ हैं, जिनमें से एक रावलपिंडी सदर में है और उसका नाम है सैगल मोटर्स, और एक यहाँ जीटी रोड पर है DHA फेज़ 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर। इस ब्रांच का नाम है सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स। दोनों ही ब्रांचेज़ के नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।